Hello, dear students. Very good morning. This is Manmohan sir, and today I am here with solution of chapter 19, that is pollution of air. Okay, then let's go with solution one by one. Okay, dear students, chapter 19, that is pollution of air का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड डैश गैसेस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन। यानी यहाँ पर हमें दो गैसेस का नाम बताना है जो कि वाटर में डिजॉल्व होकर एसिड रेन को फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा दो गैस क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड हो जाएगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन। हमारा नेक्स्ट फिलअप है द फिनोमिना ऑफ कोरोशन ऑफ मार्बल्स ऑफ द मोन्यूमेंट्स बाय एसिड रेन इज कॉल्ड डैश। स्टूडेंट्स हमारा फिलअप सेकंड कर रहा है कि फिनोमिना ऑफ कोरोशन ऑफ मार्बल्स, यानी हमारे अर्थ पे कुछ मोन्यूमेंट्स हैं जो कि मार्बल से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल ताजमहल, तो ताजमहल हमारा वाइट मार्बल से बना हुआ है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिलअप हमारा कर रहा है कि उस फिनोमिना का नाम बताओ जिसके कारण मोन्यूमेंट्स का मार्बल जो है ना वो कोरोशन हो जाता है। ठीक है, तो कोरोशन ऑफ मार्बल्स मीन्स क्या होता है, डिस्कलरेशन मीन्स मार्बल का कलर डिस्कलर हो जाना, यानी मार्बल का जो टॉप लेयर होता है अगर वो किसी कारणवश खराब हो जाता है तो उसको हम लोग कोरोशन ऑफ मार्बल्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि द फिनोमिना ऑफ कोरोशन ऑफ मार्बल्स ऑफ द मोन्यूमेंट्स बाय एसिड रेन, अगर एसिड रेन के कारण हमारे मोन्यूमेंट्स का मार्बल कोरोशन होता है तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा मार्बल कैंसर। ओके, क्या हो जाएगा, मार्बल कैंसर, है ना। यानी इस फिनोमिना ऑफ कोरोशन को हम लोग क्या कहते हैं, मार्बल कैंसर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट फिलअप है हमारा डैश एंड डैश आर टू ऑफ द मेन ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, यानी हमें यहाँ पर दो ग्रीन हाउस गैसेस का नाम बताना है। तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और दूसरा हो जाएगा हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड फिलअप क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CFCs मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर टू ऑफ द मेन ग्रीन हाउस गैसेस। स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ फिलअप है द फेनोमेनन ऑफ लाइकली इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज नोन एज, है ना, डैश। यानी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फिलअप को समझने की कोशिश करते हैं कि फिलअप हमारा कह क्या रहा है। हमारा फिलअप कर रहा है कि अगर हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, है ना, मीन्स हमारा जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है यह अगर इंक्रीज होता है ना, यह अगर इंक्रीज होता है तो उस फेनोमेनन का नाम बताओ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द फेनोमेनन ऑफ लाइकली इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि है स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट्स हमारा फॉल्स है। ओके, तो हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा स्टूडेंट्स फर्स्ट ट्रू फॉल्स है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज वन ऑफ द मेनी कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी हमारे पास जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल, डीजल, पेट्रोल, है ना, अगर इन सभी फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करेंगे तो कह रहा है कि इज़ वन ऑफ द मेनी कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। यस स्टूडेंट्स, किसी भी फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम बर्न करते हैं तो उससे हमारा एयर पॉल्यूट होता है, इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स हमारा क्या हो जाएगा,
ट्रू हो जाएगा। ओके, हमारा स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगा। यस, अभी हमने फिलअप में एक्सप्लेन किया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करता है, एयर को पॉल्यूट करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा एयर पॉल्यूट होगा तो वो पॉल्यूटेड एयर कहीं ना कहीं हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को, कहीं ना कहीं हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का मेन कॉजेज होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड स्टेटमेंट कर रहा है द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन गेट एब्जॉर्ब मेनली बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ट्रू और फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड स्टेटमेंट, सबसे पहले हम लोग थर्ड स्टेटमेंट को समझते हैं कि कह क्या रहा है। तो अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, यानी हमारा सन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को रेडिएट करता है और ये अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब्ड होता है ओजोन लेयर के थ्रू, है ना, किसके थ्रू ऑब्जर्व होता है, ओजोन लेयर के थ्रू। लेकिन हमारा स्टेटमेंट में कह रहा है कि ऑब्जर्व मेनली बाय द ऑक्सीजन, नहीं, अगर यहाँ पर ओजोन होता तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन यहाँ पर ओजोन नहीं बल्कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एसिड रेन डजंट कोरोड मेटल्स, नो, फॉल्स। एसिड रेन क्या होगा, हम फिलअप में ऑलरेडी बताए कि एसिड रेन क्या करता है, मार्बल को कोरोड करता है। तो मार्बल को तो कोरोड करता है, लेकिन मार्बल की कोरोशन के साथ साथ हमारी मेटल को भी यह क्या करता है, कोरोड करता है। इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर डज नॉट नहीं रहता, अगर केवल रहता हमारा एसिड रेन कोरोड मेटल्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता, लेकिन स्टेटमेंट कर रहा है कि एसिड रेन डजंट कोरोड मेटल्स, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, नो स्टूडेंट्स, ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज का कोई भी पार्ट नहीं होता है। अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा अगेन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, और इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें इन ऑप्शन के हेल्प से बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर मीन्स होता है हमारे ओजोन लेयर का पतला होना, थीन होना। ठीक है, तो हमारा ओजोन लेयर जो है ये हमेशा अफेक्टेड होता है हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, यानी CFC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इंक्रीज in the amount of carbon dioxide and methane in the atmosphere is likely to lead to, okay, यानी an increase means बढ़ना। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाएगा, तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा, ओजोन डिप्लीटेशन होगा, एसिड रेन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा या फॉर्मेशन ऑफ मोर ग्लेशियर्स, है ना। तो ओजोन डिप्लीटेशन का अभी हमने कारण बताया स्टूडेंट्स, क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसलिए यहाँ पर ओजोन डिप्लीटेशन नहीं होगा। एसिड रेन के लिए क्या होता है, तो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल वार्मिंग, यस ग्लोबल वार्मिंग, है ना। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का अमाउंट इंक्रीज होगा तो इसके कारण से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नेक्स्ट था हमारा ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ मोर ग्लेशियर्स, नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा ग्लेशियर्स क्या हो रहा है, डे बाय डे मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का
अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग होगा। इसलिए हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन गैसेस दैट ट्रैप द सोलर हीट रेडिएशन आफ्टर देयर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अर्थ। यानी यहाँ पर हमें कुछ गैसेस का नाम बताना है जो सोलर हीट रेडिएशन को क्या करता है, ट्रैप करता है आफ्टर देयर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अर्थ। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, और हमारा थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वाटर वेपर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो थर्ड नंबर होगा, है ना, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ताजमहल एट आगरा मे गेट डैमेज्ड इफ इट सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कंटेन्स मोर ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो हमने पहले ही बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, और अगर एसिड रेन होगा तो कहीं ना कहीं हमारा वाइट मार्बल जिससे हमारा ताजमहल बना हुआ है वो क्या होगा, कोरोड होगा, है ना, यानी कोरोशन ऑफ मार्बल होगा, मार्बल कैंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड अगर हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगा तो इसके कारण से क्या होगा, हमारा ताजमहल डैमेज होगा। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है स्मोक कंबाइंस विथ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म स्नो, फॉग, ड्यू और स्मोक। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स स्मोक। यानी स्मोक, व्हाट इज स्मोक, स्मोक क्या है, तो स्मोक इज द कॉम्बिनेशन, ठीक है, स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। यानी जब स्मोक मीन्स धुआं जो है ये वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल के साथ कंबाइन होता है तो सन के प्रेजेंस में यह क्या बनता है, स्मोक बन जाता है। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स क्या होगा, स्मोक। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ्स। यानी हमारे पास यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन क्वेश्चन का आंसर हमें ब्रीफ में देना है। तो हम लोग 1 बाय 1 अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म पॉल्यूटेंट। यानी हमें पॉल्यूटेंट को डिफाइन करना है, व्हाट इज पॉल्यूटेंट। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट in proportion greater than its natural abundance and thus causing harmful effect is called pollutant। स्टूडेंट्स pollutant क्या होता है, तो सिंपल टर्म में हम लोग कह सकते हैं कि द सब्सटेंसेस दैट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, यानी वैसा सब्सटेंसेस जिसके कारण पॉल्यूशन होता है उसको हम लोग पॉल्यूटेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा चूँकि हमें ब्रीफ में आंसर देना है इसलिए अकॉर्डिंग टू बुक हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है अगर वो अपने नेचुरल अबंडेंस से अधिक हो जाता है ना, अपने नेचुरल अबंडेंस से अधिक हो जाता है तो वो क्या करता है, कारण बन जाता है हार्मफुल इफेक्ट का, और इसी एक्सेस प्रोपोर्शन ऑफ सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट बोलेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इन प्रोपोर्शन ग्रेटर देन इट्स नेचुरल अबंडेंस एंड दस कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 2 कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। यानी हमें एयर पॉल्यूशन के 2 कारणों को मेंशन करना है। ऐसे तो बहुत सारे एयर पॉल्यूशन के कारण होते हैं लेकिन यहाँ पर केवल हमें 2 है ना कॉजेज को मेंशन करना है। तो इनमें हमारा फर्स्ट कारण क्या हो जाएगा, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, है ना। यानी हम जानते हैं कि जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग किसी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होता है, और वो हार्मफुल गैसेस क्या करता है, एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण बनता है। इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉजेज क्या हो जाएगा, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। हम लोग जानते हैं कि जितने भी फैक्ट्रीज हैं या व्हीकल्स हैं वो भी क्या करते हैं, हार्मफुल स्मोक को रिलीज करते हैं। तो इस स्मोक के कारण भी हमारा एयर पॉल्यूट होता है। इसलिए हमारा नेक्स्ट
और सेकेंड कॉजेज क्या हो जाएगा, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ इज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म्ड, है ना, यानी हमें बताना है कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कैसे बनता है। ठीक है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन का मेन कारण क्या है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड, जब हम लोग इनहेल मतलब सांस लेना, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करना, जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, पासेस थ्रू द लंग्स से पास होते हुए हमारे ब्लड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे ब्लड में चला जाएगा, है ना, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड पासेस थ्रू द लंग्स इनटू द ब्लड। अब ब्लड में जाने के बाद क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा विथ हेमोग्लोबिन, यानी हमारे ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हेमोग्लोबिन। तो हमारे ब्लड में प्रेजेंट इस हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा, और कंबाइन करने के बाद एज अ न्यू प्रोडक्ट वो क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। ओके, क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड passes through the lungs into the blood where it combines with hemoglobin to form a complex substance known as carboxy hemoglobin। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी यहाँ पर हमें बताना है कि CFCs मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हार्मफुल इफेक्ट क्या है। तो देखते हैं इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज दैट दे काउज द डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। ठीक है, कैसे डिप्लीट करता है, तो बाई डिकम्पोजिंग ओजोन टू ऑक्सीजन, है ना, बाई डिकम्पोजिंग ओजोन टू ऑक्सीजन, यानी यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन को, है ना, मीन्स O3, ठीक है, इसको डिकम्पोज करके या कन्वर्ट कर देता है कि इसमें ऑक्सीजन में। तो ये वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 3 मेजर्स दैट कैन हेल्प टू चेक ग्लोबल वार्मिंग, यानी यहाँ पर हमें किसी 3 मेजर्स को मेंशन करना है जिसके थ्रू हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग कम कर सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग स्टूडेंट्स क्या होता है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, मीन्स द इंक्रीज ऑफ आवर अर्थ टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, यानी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर हमें 3 मेजर्स को मेंशन करना है। तो पहला हमारा मेजर्स क्या हो जाएगा, डिफोरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप्ड। ओके, डिफोरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप। स्टूडेंट, डिफोरेस्टेशन मीन्स होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है हमारे एटमॉस्फेयर में यह डिस्टर्ब होगा, और इसके कारण से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो उससे ही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट मेजर के रूप में डिफोरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप, यानी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को स्टॉप करना होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। ठीक है, यानी एफोरेस्टेशन की ओर हमें ध्यान देना होगा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस प्लांट्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, है ना। यानी नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड। हमारा नेक्स्ट और लास्ट मेजर्स है यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज वुड, कोल, पेट्रोल एक्सेट्रा शुड बी मिनिमाइज्ड। अगर हम लोग एज अ फॉसिल फ्यूल्स के रूप में वुड, कोल, पेट्रोल का अगर यूज करते हैं तो इसके यूज को हमें क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। तो ये था हमारा 3 इम्पॉर्टेंट मेजर्स, है ना,
दैट कैन हेल्प टू चेक आउट ग्लोबल वार्मिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर 19 का क्वेश्चन नंबर A to D। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके ई पार्ट को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।